नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। हाजिर हूँ आज फिर एक और बड़ी खबर लेकर। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आपको हमारी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आप बिना वक्त गवाए चलते हैं खबर की ओर। खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देखकर एक बात समझ में आ गई, वो यह कि उन्होंने न्यूज़ चैनल क्यों खरीदा। इसलिए कि जब वे अपना न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे तो इसकी पूरी गारंटी होगी कि उस पर ऐसी खबरें नहीं चलेंगी जैसी फाइनेंशियल टाइम्स ने कर दी हैं। यह वही अखबार है जिसके बारे में गौतम अडानी ने कहा था कि वे फाइनेंशियल टाइम्स जैसा संस्थान बनाना चाहेंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने खोजी रिपोर्ट की है उसे ही अपने चैनल पर चला दीजिए, आपका चैनल भी फाइनेंशियल टाइम्स बन जाएगा। बल्कि पिछले 11 महीने में अडानी समूह को लेकर इतनी खबरें आ चुकी हैं कि उनके लिए भी अलग से एक न्यूज़ चैनल बन सकता है। 11 अक्टूबर को एफटी के 4 रिपोर्टर ने मिलकर एक खबर छाप दी। अब आप इस खबर को देखकर अपना बिजली बिल देखने मत चले जाइएगा, पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। डॉन मैक्रम, क्रिस कुक, डेविड शेफर्ड और मैक्स हार्लो। अपनी इस खबर में इन चारों ने बताया है कि गौतम अडानी समूह भारत में कोयले का सबसे बड़ा प्राइवेट आयातक है। इस समूह पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि समूह कोयले के दाम को बाजार दर से ज्यादा दिखाता है और महंगे दाम पर बेचता है, जिसके कारण बिजली की कंपनियों की लागत महंगी हो जाती है और आपके घर का बिजली बिल महंगा हो जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि उसने इसका पर्दाफाश करने के लिए कस्टम विभाग के तमाम रिकॉर्ड खंगाल डाले हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लंदन से छपता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला देश में कोयले के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ बहुत लंबी रिपोर्ट छापी गई है और डेटा के साथ छापी गई है। और उसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसी तरीके के आरोप हैं जो 2016 में या कहें 2014 से 2016 तक जिन पे काफ़ी चर्चा थी कि अडानी साहब की जो कंपनियां हैं जो कोयला इंपोर्ट करती हैं वो कोयला इस तरीके से इंपोर्ट होता है, जब वो कोयला एक देश से चलता है, मान लीजिए इंडोनेशिया से चलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है और जब कोयला यहाँ हिंदुस्तान पहुँचता है तो समुद्र में चलने के कारण वो कोयला 2 करोड़ का हो जाता है। और ये जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडिलमैन कंपनियों के पास जा रहा है जो कंपनियां ज्यादातर अडानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम करती हैं, वो और कहीं काम भी नहीं करती, उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार अडानी साहब के साथ कर रही हैं। ये आरोप इस फाइनेंशियल टाइम्स के इस खबर के अंदर छपा है और बहुत विस्तार से छपा है। हालांकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इसके अंदर बयान छपा है वो ये कहता है कि ये आरोप बहुत पुराने हैं और पुराने आरोपों को ही दोबारा जो है रीपैकेज किया जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि आरोप पुराने हैं, सुने सुने लगते हैं, मगर जब डेट्स कंफर्म की हैं तो ये आरोप 2019 से 2021 तक जो कोयले की डीलिंग्स अडानी ग्रुप ने की है उसका डेटा है। ये पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है। हम इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और इसी के साथ रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 रिपोर्ट और रॉयटर्स की 1 रिपोर्ट की भी बात करेंगे। पिछले 1 सप्ताह में गौतम अडानी के बारे में कुल 5 रिपोर्ट आई है। आप जानते हैं या आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि हिंदी के अखबार गौतम अडानी की खबरों को हाथ ही नहीं लगाते। ऐसा नहीं है कि इन अखबारों में काबिल पत्रकार नहीं हैं, लेकिन उनसे अपनी तरफ से खोजी काम भी नहीं कराते हैं। हिंदी के अखबारों का सबसे बड़ा राजनीतिक काम है
अपने पाठकों को ऐसी खबरों की विस्तृत जानकारी से दूर रखना जिससे जनता मौजूदा राजनीति के कारनामे को समझ न पाए। आप ही याद कीजिए, हिंदी के पत्रकारों ने कब ऐसी बड़ी खबर की है जैसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट या कैरवन ने की है, क्योंकि इन्हें ऐसी खबर छापनी ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि हिंदी के पाठकों तक अगर गौतम अडानी की खबर नहीं पहुंचेगी तो फायदा किसे होगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोयले को लेकर जो रिपोर्ट की है उस खबर को समझने के लिए आपको कई साल से छप रही अडानी और कोयले से संबंधित खबरों की कड़ियों को भी देखना चाहिए। 2018 में कैरवन पत्रिका की नीलिमा एस नाम की पत्रकार ने एक खोजी रिपोर्ट की। काफी लंबी रिपोर्ट है, हम केवल सार संक्षेप ही बता रहे हैं, बाकी आप कैरवन की रिपोर्ट पूरी पढ़ लें। इसे कोलगेट 2.0 कहा गया। नीलिमा ने दिखाया कि सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कह दिया कि इस समय जितने भी कोयला खदानों के खनन की अनुमति है रद्द कर दी जाती है। इस फैसले के बाद सरकारी कोयला कंपनियों और प्राइवेट कोयला कंपनियों की साझेदारियां टूट गईं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी कंपनियों को नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ा। नए नियम के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की भूमिका ठेकेदार जैसी सीमित हो गई, मगर इस नियम से सिर्फ एक व्यक्ति की कंपनी को कथित रूप से छूट दी गई, गौतम अडानी की। 2007 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की साझेदारी बनी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रही। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी साझेदारी खत्म हो जानी थी। यही नहीं, दोनों छत्तीसगढ़ में कोयला निकालते रहे। साथ ही सरकारी उपक्रम को फ्री में कोयला दिया गया था, लेकिन उसे कोयला की कीमत ज्यादा देनी पड़ रही थी ताकि साझेदार कंपनी को फायदा मिले। कोर्ट के आदेश के बाद भी उस समय की बीजेपी सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे नियमों को बदलकर गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके हिसाब से तो आपकी बिजली इसलिए भी महंगी हो गई होगी, आपका भी योगदान काफी अच्छा है। खुशी है कि आप बिजली का महंगा बिल खुशी खुशी दे रहे हैं। आपके घर का बिजली बिल क्यों महंगा है इसे समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि आप राजनीति को धर्म से ही समझना चाहते हैं, और धर्म जब भी राजनीति में आता है जनता का घर लूट लेता है। यूपीए के समय कथित कोयला घोटाले को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई। अब आते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की खोजी रिपोर्ट पर। उसमें भी यही है कि कैसे भारत के लाखों लोगों ने इसकी कीमत 2 गुना 3 गुना बिजली बिल देकर चुकाई है। आप धर्म की राजनीति में इसी तरह डूबे रहिए, एक दिन आपकी एफडी भी कपूर की तरह उड़ जाएगी। उस दिन आपकी खुशी 7वें आसमान पर होगी, ये मेरा मानना है। मैं इसी सुख को हिंदू सुख कहता हूं। 2 साल के रिकॉर्ड खंगालने से फाइनेंशियल टाइम्स को पता चला कि अडानी समूह ने ताइवान, दुबई, सिंगापुर में कथित रूप से ऑफशोर इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया, यानी एक किस्म की गुमनाम मध्यस्थ कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। इनके जरिए 5 अरब डॉलर के कोयले का आयात किया गया। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो यह राशि भारतीय रुपए में करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। उस समय बाजार में जो दाम था उससे डबल से भी ज्यादा दाम पर कोयले का आयात किया गया। आप बताइए, अमेरिका में सेब 1 रुपए का मिल रहा है तो आप 2 रुपए में क्यों आयात करेंगे? 1 ही रुपए में करेंगे ना। तो यही बात है। अब जिस मध्यस्थ कंपनी के जरिए यह कारनामा किया गया, यह वही कंपनी बताई जा रही है जो ताइवान से चलती है और जिसका जिक्र फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक अलग रिपोर्ट में पहले किया है कि इसका मालिक अडानी समूह की कंपनियों का बड़ा पार्टनर हो सकता है, शेयर होल्डर है। कोयला लाया गया इंडोनेशिया से। 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में 30 बड़े जहाज से कोयला लाया गया, जिसे शिपमेंट बोलते हैं। सभी में इंडोनेशिया से निर्यात के समय जो कीमत चुकाई गई वो भारत आते आते काफी ज्यादा हो गई। रास्ते में दाम कैसे बढ़ गए, यही तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। काश ये अखबार यूपी में दैनिक जागरण के नाम से छप रहा होता तो आज हिंदी प्रदेश के करोड़ों पाठकों को सब पता चल जाता। तो यह दाम डबल कैसे हो गया? जिस दाम पर खरीद कर जहाज पर लादा गया वो भारत पहुंचते पहुंचते डबल कैसे हुआ? देखिए, बिजली महंगी होती है तो और भी चीजों के दाम महंगे होते हैं। तभी तो रिपोर्ट आई है कि 50 साल में घरेलू बचत न्यूनतम स्तर पर है। तो सोचिए कि आपकी जेब का पैसा कहां कहां से निकला। लेकिन इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप धर्म की राजनीति के बारे में दिमाग लगाएं।
एक नया खर्च नहीं होगा, सारा का सारा दिमाग बच जाएगा, केवल पैसा खर्च होगा। इस वीडियो का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोयले के खदान के पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखबार ने लिखा है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है। 2016 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने अदानी समूह की 5 कंपनियों को नोटिस भेजा कि इंडोनेशिया से जो कोयला आ रहा है उसका दाम बनावटी तरीके से बढ़ाया गया और वो पैसा बाहर खपा दिया गया। महंगा कोयला बेचकर जनता को महंगी बिजली दी गई। इस नोटिस में लिखा है कि जब आयात और निर्यात के रिकॉर्ड की तुलना की गई तो कई बार 50% और कई बार 100% दाम बढ़ गए। DRI ने अपने नोटिस में बताया था कि कोयला चला तो था इंडोनेशिया से भारत के लिए, मगर एक तीसरे देश में मौजूद एक से अधिक कंपनियों के बिल का सहारा लेकर इसका दाम बीच रास्ते में डबल हो गया और पैसा बाहर रह गया। जितना मैंने समझा यही है। आपसे गुजारिश है कि आप भी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को पढ़ें, अपना दिमाग भी लगाएं और समझें। द वायर ने भी इसे छापा है और आज के टेलीग्राफ ने भी छापा है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उसमें यही तो आरोप था कि गौतम अदानी ने कथित रूप से ऑफशोर शेल कंपनियों का सहारा लिया, शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और मुनाफा कमा लिया। इन सभी के बारे में जांच की मांग हुई संयुक्त संसदीय समिति से, मगर उसका क्या हुआ आप जानते हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यही आरोप लगाते रहे कि अदानी मामले में बोलने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी तो हर सभा में यही बात कहते रहे। अगर आप संजय सिंह और राहुल गांधी की बात पर यकीन ना करते हो तो कोई बात नहीं, आप हिंदी अखबारों में पलट कर देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि क्यों इन अखबारों में अदानी को लेकर विस्तार से खबरें नहीं छपती हैं। कई बार तो होती भी नहीं है, मगर बिजली बिल महंगा हो चुका है, लोग बिल नहीं चुका पा रहे हैं, ये सब जरूर छपता है, मगर ये नहीं छपता कि क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी वाला भाषण दे दिया। देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में देखा। अब इनकी नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं। पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी। क्योंकि डर लगता है, डर लगता है। जैसे ही 2 चीजें हैं, आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री है इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भग जाएगा। तो पैनिक होता है, डर लगता है। उसके बाद दूसरा भाषण दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखें आप मिला लीजिए। जैसे ही मैंने लोकसभा में भाषण दिया, वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अखबार में अदानी जी के बारे में कहानी आती है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया।
अदानी ने फाइनेंशियल टाइम्स की आलोचना की है कि वह पुराने मामले को फिर से प्रकाशित कर कंपनी समूह की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा यह पता नहीं, लेकिन अगर कोयला 100 का मिल रहा है और उसे 500 का दिखाकर बिजली कंपनी को बेचा जा रहा है, तो आपसे बिजली बिल के नाम पर कुछ ज्यादा ले लिया गया तो देश का ही तो भला हुआ। अगर यह सही हुआ तो आप सभी का योगदान देश भले याद ना रखे, अदानी जी को याद रखना चाहिए, मगर उन्होंने भी इस खबर का खंडन कर दिया है। इस खबर को पढ़कर यही लगा कि इतनी बड़ी आबादी को वाकई झांसा दिया जा सकता है, बस उसे राष्ट्रवाद और धर्म का खुराक नियमित रूप से देते रहना होगा, और वो मिल भी रहा है। अब हम रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं। यह पत्रकारों की संस्था है जो जनता की आर्थिक मदद से, आपकी सहायता से इस तरह की मुश्किल रिपोर्टिंग करती है। तभी कहता हूं कि आपके घर में जो अखबार या चैनल आ रहा है उसे तुरंत बंद कर दीजिए और उस पैसे से ऐसी संस्थाओं और रिपोर्टरों को सपोर्ट कीजिए। अदानी का फायदा, बिजली उद्योग की पैरवी पर कोयला मंत्रालय ने दी घने जंगलों में खनन की अनुमति, यह हेडलाइन है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलीहल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों के संगठन की पैरवी के बाद कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय की परवाह किए बगैर देश के सबसे घने जंगलों में खनन की अनुमति दे दी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फैसले से संबंधित तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोयले की कमी का बहाना बनाकर एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स अदानी समूह को लाभ पहुंचाने की लॉबी करने में लग जाता है कि कोयला ब्लॉक दे दिया जाए। इसमें से एक कोयला खदान तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। यहां के एक पावर प्लांट को हाल ही में अदानी समूह ने अधिग्रहित किया है। दूसरा खदान छत्तीसगढ़ के प्राचीन हसदेव अरंड के जंगलों में है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में इस तरह के कोयला ब्लॉक को खनन की नीलामी से बाहर रखने के सुझाव दिए थे। सब कुछ ताक परख कर कोयला ब्लॉक दे दिया गया। यहां तक कि कोयला मंत्रालय के विशेषज्ञ वैज्ञानिक की राय को भी अनदेखा किया गया कि इन घने जंगलों में खदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के ब्लॉक के खनन की अनुमति एक्सपर्ट की राय को किनारे करके दे दी गई। नीलामी में केवल अदानी आते हैं। मोदी सरकार ने नीलामी के नियमों में ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिससे नीलामी में शामिल होने वाली इकलौती कंपनी को सरकार अपनी मर्जी से कोयला ब्लॉक दे सकती है। आपको रिपोर्टर्स कलेक्टिव की दोनों रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। दोनों ही हिंदी में है और अंग्रेजी में भी। रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समूह के प्रवक्ता ने मेल में द कलेक्टिव को बताया, निजी क्षेत्र देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार को महत्वपूर्ण आयात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। कोयला मंत्रालय के वैज्ञानिक, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट, सबने कहा था कि इन कोयला खदानों में खनन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घने जंगल हैं, बायोडायवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। मगर केवल इस तरह की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया गया, बल्कि अफवाह भी उड़ाई गई कि देश में कोयले की शॉर्टेज है। अक्टूबर 2021 में मीडिया में खबरें आने लग जाती हैं कि कोयले से चलने वाले बिजली घरों के पास सिर्फ 4 दिनों का कोयला बचा है। तब एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि पावर प्लांट के भंडार में कमी की खबर का बहाना लेकर सरकार और अधिक कोयला खदानें निजी कंपनियों के हवाले कर सकती है। 1 महीने बाद एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के जनरल सेक्रेटरी अशोक खुराना तत्कालीन कोयला सचिव को एक ईमेल भेजते हैं कि कोयला कम हो गया है। खुराना 2 ब्लॉक का नाम लेकर कहते हैं कि इन्हें भी नीलामी में शामिल करना चाहिए। इनमें से एक ब्लॉक को कोयला मंत्रालय नीलामी के लिए खोल देता है। अडानी समूह इस ब्लॉक का इकलौता बिडर या सोल बिडर बन जाता है। सरकार के बदले हुए नियमों के मुताबिक ऐसे इकलौते बिडर्स के केस में सरकार खुद से ब्लॉक प्राइवेट कंपनी को सौंप सकती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पहली और दूसरी रिपोर्ट में हमने यही दिखाया है कि कैसे सरकार ने अपने ही एक्सपर्ट्स को निकार दिया और फायदा अडानी का हुआ। तो आपने देखा कि अदानी समूह के लिए किस तरह से मीडिया में माहौल बना या मीडिया में बने माहौल का कथित रूप से सहारा लिया गया। 2 खदान नीलामी में मिलते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आपने देख ली कि कैसे इंडोनेशिया से चला कोयला भारत आते आते दुगना हो गया। इस मामले में हम आपको एक और खबर की याद दिलाना चाहते हैं। अगस्त 2023 की खबर है। अक्टूबर 2018 से मार्च 2023 तक गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने
बिजली शुल्क के रूप में अडानी पावर को 13,802 करोड़ रुपए दिए, जो बिजली की वास्तविक कीमत से 3,900 करोड़ ज्यादा है। दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसमें इंडोनेशिया से कोयला आयात करने की शर्त रखी गई और लिखा गया कि अगर कोयले की कीमत बढ़ती है तो अडानी पावर बिजली के भाव बढ़ा सकती है, मगर इस दौरान कोयले के भाव में बदलाव की पुख्ता जानकारी और सबूत दिए बिना अडानी पावर ने बिजली के अधिक भाव वसूल किए, जिसकी रकम 3,900 करोड़ बताई गई। मई 2023 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर से इस पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया। कांग्रेस ने उस समय इस मुद्दे को काफी उठाया था। अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं बनती, अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती, अगर कुछ लोग आरटीआई नहीं करते तो एक खत लिखते नहीं और 3,900 करोड़ अदानी को गवर्नमेंट के पैसे, और ये भी पावर परचेज एग्रीमेंट के, तो ये पैसे किसके ऊपर जाएंगे? हमारे उन गुजरातीज के ऊपर जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में मदद की थी। ऐसे गुजरातीज के ऊपर ये पैसे 3,900 करोड़ जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने रिपोर्ट किया है कि अडानी पावर ने हरियाणा के साथ बिजली समझौते के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया है। लगातार चौथे साल कॉन्ट्रैक्ट के वादों को पूरा नहीं किया। न्यूज क्लिक मामले में पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आपने देखा कि पिछले एक सप्ताह में अडानी समूह को लेकर 4 रिपोर्ट आ गई। दरअसल एक और आई है, रॉयटर्स में जयश्री पी उपाध्याय और कृष्ण कौशिक की है। इस खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत की नियामक संस्था गल्फ एशिया फंड और अडानी समूह के रिश्तों की जांच कर रही है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से चलने वाले इस फंड की जांच हो रही है यह देखने के लिए कि शेयर के स्वामित्व से जुड़े नियमों का पालन हुआ है या नहीं। इस फंड का नाम है गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यह दुबई के कारोबारी नासिर अली शबान अहली का बताया जा रहा है। अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की खोजी रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि इस फंड ने कथित रूप से अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सेबी की जांच पर अडानी समूह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। OCCRP की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने खंडन करते हुए कहा कि उसके समूह की कंपनियों में गुप्त रूप से निवेश नहीं हुआ है। जो भी निवेश हुआ है उसका ब्यौरा नियामक संस्थाओं को दिया गया है। सेबी और गल्फ एशिया ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया। 13 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में जे मजूमदार की रिपोर्ट छपी है कि सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले की सुनवाई अन्य मामलों के साथ जोड़कर करेगा। अडानी समूह पर कोयले का दाम बढ़ा चढ़ाकर बिजली कंपनियों को बेचने के आरोप हैं। इस मामले की सुनवाई हैदराबाद के एक जौहरी के मामले के साथ की जाएगी। इसी मामले को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने खोजी रिपोर्ट कर दी। ऐसी तमाम खबरों में गौतम अडानी का या तो पक्ष नहीं होता है, वे जवाब नहीं देते हैं, या फिर जवाब देते हैं कि उनकी कंपनी को बदनाम करने के लिए गलत खबरें प्रकाशित की जा रही हैं और बात खत्म हो जाती है। और यह भी कहा जाता है कि उनकी कंपनी कानून का पालन करती है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। तब से लेकर आज तक अडानी समूह के कथित कारनामों को लेकर अनेक खोजी रिपोर्ट आ चुकी है। हम यहां पर सभी रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो इतनी सारी हैं, पर कुछ मुख्य खबरों को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के करीब एक हफ्ते के बाद 1 फरवरी को फोर्ब्स के पत्रकार जॉन हायट रिपोर्ट करते हैं कि इस बात के साक्ष्य हैं कि अडानी समूह ने खुद अपने $2.5 अरब के FPO में शेयर खरीदे हैं। फरवरी में ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में विस्तार से छपता है कि मॉरिशस की कंपनी क्रेस्टा, एलारा और अल्ब्यूला का अडानी के समूह में पैसा लगा है। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और वायर जैसे मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अडानी समूह को सरकार द्वारा दिलाई गई डीलों के बारे में लिखते हैं। 17 फरवरी को फोर्ब्स के लिए जॉन और जैकमो तोगनिनी विनोद अडानी के साम्राज्य पर विस्तृत रिपोर्ट करते हैं। वे दावा करते हैं कि विनोद अडानी शेल कंपनियों के जाल के केंद्र में हैं। 28 फरवरी के बाद फोर्ब्स के लिए जॉन हायट और जैकमो तोगनिनी फिर से रिपोर्ट करते हैं कि एक नई छानबीन में बात आई है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी
उनकी सबसे बड़ी डीलों में सबसे अहम कड़ी हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अल जजीरा के लिए एकमात्र 2023 को रिपोर्ट की कि सरकार ने अदानी को कोल डीलें करने दी, जबकि उसे पता था कि ठीक नहीं है। 13 मार्च को निहार गोखले और अद्वैत पलेपू मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के लिए रिपोर्ट करते हैं कि अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण में विनोद अदानी की कंपनियों का हाथ रहा है और अदानी समूह नहीं बल्कि विनोद अदानी अंबुजा सीमेंट और एसीसी के असली मालिक हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है कि ईयू में पंजीकरण कराने वाले 500 ऐसे फंड हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदानी समूह में निवेश किया। 22 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट करता है कि भारतीय कॉर्पोरेट डेटा की जांच से पता चला है कि अदानी समूह का साम्राज्य शेल कंपनियों पर निर्भर है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदानी समूह को मिलने वाला आधा विदेशी निवेश उन्हीं की शेल कंपनियों से आ रहा है। अदानी समूह इस रिपोर्ट की निंदा करता है और कहता है कि फाइनेंशियल टाइम्स इस रिपोर्ट को वापस ले, मगर अखबार ऐसा करने से मना कर देता है। 26 मार्च को विकास दूत हिंदू में रिपोर्ट करते हैं कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स का पैसा अदानी समूह में फंसा हुआ है, क्योंकि ईपीएफओ ने वो पैसा अदानी के स्टॉक में लगाया हुआ है। 16 अगस्त को रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहल रिपोर्ट करते हैं कि कैसे अदानी समूह द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ शिकायत करने के बाद सरकार बदलाव करके जमाखोरी के नियम में ढिलाई करती है, कृषि कानून लाती है। अगस्त में ही ओसीसीआरपी के साथ गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई। इस खबर में भी अदानी समूह के स्टेक होल्डर और उनके निवेश को लेकर काफी विस्तृत रिपोर्ट हुई है। इस पर आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। 1 सितंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अदानी समूह में निवेश करने वाली ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जिन 2 ऑफशोर कंपनियों का जिक्र किया है, उन्होंने सिर्फ निवेश नहीं किया बल्कि वे अदानी समूह से जुड़ी हुई हैं। ये बात एक्सप्रेस ने पेंडोरा पेपर्स के समय कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर ट्राइडेंट ट्रस्ट के दस्तावेजों से ढूंढ निकाली थी। इन सभी का अलग अलग समय पर अदानी समूह ने खंडन कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा अदानी समूह की अलग अलग कंपनियों को लेकर गंभीर रिपोर्ट आ चुकी है। इन रिपोर्ट को तैयार करने में संवाददाताओं ने बहुत वक्त लगाया, काफी मेहनत की, कई सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हर रिपोर्ट गेंद की तरह आती है, दीवार से टकरा कर चली जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक पर 3 लाइन छप गई। इसके दफ्तर में और इससे जुड़े करीब 40 से अधिक पत्रकारों के यहां पुलिस पहुंच गई। छापा पड़ गया, फोन से लेकर लैपटॉप सब जब्त हो गया। अदानी समूह से संबंधित तमाम खबरें एक नहीं बल्कि अनेक विदेशी और भारतीय अखबारों में छप चुकी हैं, मगर जांच एजेंसियों को उनके दफ्तर की तरफ जाने का साहस नहीं। भारत में भ्रष्टाचार के मामूली आरोपों में भी जांच बैठ जाती है। यही एक मामला है जिसे लेकर पिछले 11 महीने से लगातार रिपोर्टिंग हो रही है। विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं मगर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, खबरों बस इतना ही। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।